हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूर प्रोटेक्टर में। तो जैसा कि मैंने आपसे कल की लाइव में ये प्रॉमिस किया था कि अब एक नई तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा, लोन से रिलेटेड हर सवालों का जवाब देना शुरू करूँगा। तो उस चीज़ को अपने मतलब जो बात है उस बात को रखते हुए मैंने नया तरीका जो है वो अपना लिया है। वैसे ये यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कई लोग डिजिटल बोर्ड पे करते हैं, कई ऐसे वाइट बोर्ड पे करते हैं, बट अभी मैंने शुरुआत वाइट बोर्ड से की है। तो जिसमें मुझे थोड़ा आपको समझाने में कुछ लिख के या फिर आपके जैसे सवाल होंगे उन सवालों को भी लिख के बाकायदा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी होगी। तो इसमें हम लोग आपको मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि लोन से रिलेटेड और आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उन सभी के मैं आपको एग्जैक्ट जवाब बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है कि रिकवरी एजेंट जो है वो पीछा कब छोड़ते हैं आप लोगों का, या जो भी बोरोवर है उसका पीछा कब छोड़ते हैं। जिसने लोन ले लिया, लोन डिफॉल्ट कर दिया, एनपीए में चला गया, राइट ऑफ हो गया लोन, उनका पीछा कब छोड़ते हैं रिकवरी एजेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो रिकवरी एजेंट है, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि ये जो रिकवरी एजेंट है ये बाकायदा आरबीआई ने इनके लिए रिकवरी के जो है वो रूल्स निकाले हुए हैं। आरबीआई ने रिकवरी का बाकायदा एक पूरा पैरामीटर बनाया हुआ है जिसको हम आरबीआई के रूल्स कहेंगे। यहाँ पे जो ये आरबीआई के रूल्स हैं इसके अंडर कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। रिकवरी एजेंट के लिए कई सारे गाइडलाइन दिए गए हैं कि आप अगर किसी से रिकवरी करने जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बट अक्सर ये देखा गया है कि ये जो रिकवरी एजेंट होता है ये रिकवरी एजेंट जो होता है ना ये आरबीआई के रूल्स को नहीं मानता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है। अगर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने एक ईएमआई बाउंस की अपनी, तो बैंक से जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके पास तो बाकायदा गले में आई कार्ड वगैरह सब कुछ लगा होगा, लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट होता है ना इसके पास आपको ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलेगा। क्योंकि अधिकतर ये मैंने आपको बताया भी है कि रिकवरी एजेंट जो होते हैं अधिकतर आपको जो है इनकी छवि जो है देख के ही पता चलता है कि इनकी छवि जो है उतनी साफ सुथरी नहीं है। ठीक है ना, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, कई ऐसे आपको दिखेंगे, बहुत ही कम ऐसे दिखेंगे जो कि जो है अपना सही ढंग से कपड़े भी पहन के आते हैं और उनके पास प्रॉपर आई कार्ड वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन ऐसे लोग जो है ना 100 में से मात्र 2 या 3% ही होंगे। तो इन लोगों की जो छवि की बात है वो मतलब थोड़ी अलग किस्म की होती है, जिससे ये मतलब बैंक के रिप्रेजेंटेटिव तो लगते नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो है वो है अपना किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि रिकवरी एजेंसी वाले जो है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी के लिए आरबीआई ने जो है कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं। वो गाइडलाइंस इनको फॉलो करने होते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे हम जिक्र ये करने वाले हैं कि रिकवरी एजेंट जो है आपका पीछा कब छोड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने ईएमआई डिफॉल्ट की, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, तो ये लोग एक एक करके आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने लोन ले लिया, ठीक है, और आपने उसको डिफॉल्ट कर दिया, आपने कर दिया उसको डिफॉल्ट। ठीक है, एक कई केसेस में ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे बैंक का अगर केस होगा ना, बैंक से आपने लोन लिया और वो आपने डिफॉल्ट कर दिया है, तो 2 से 3 महीने तक तो बैंक के ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके पास आएंगे। ठीक है, और जैसे कई एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी जो है जैसे आपका श्रीराम हो गया या फिर आपका हो गया फुलरटन हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका हो गया आदित्य बिरला हो गया, ठीक है, होम क्रेडिट हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका तमाम में नावी वगैरह हो गया। ठीक है ना, ऐसे ऐसे कई एनबीएफसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपना इनके जो होता है एक ईएमआई भी अगर बाउंस होगी, 2 भी बाउंस हो गई, तो अधिकतर केसेस में 1 या 2 के बाद ही ये लोग जो है जो आपका जो लोन का केस है वो लोन का केस जो है किसको दे देते हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को। रिकवरी के लिए ये जो है इस एजेंसी को दे देते हैं। ठीक है, और ये जो एजेंसी होती है, वैसे तो आरबीआई जो है वो ये कहता है कि जो भी इसके रिकवरी के गाइडलाइन है वो सब ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी जो है ये फॉलो करेगा। बट जो है ये फॉलो करेगा, उसमें तमाम तरह की बातें हैं कि आई कार्ड लेके जाएगा
और टाइम में नहीं जाएगा, सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे से पहले तक ही जा सकता है। प्लस जो कंज्यूमर है, जो बोरोवर है, उससे जो है मिलने की जगह भी है, वो बोरोवर उसको बताएगा कि कहाँ पे आके मिलना है। ऑफिस में है तो ऑफिस में, नहीं मिलना तो नहीं मिलेंगे। ये सारे मतलब उसको जो है राइट दिए हुए हैं आरबीआई ने बोरोवर को, कि आप जो है आपके पास ये राइट है कि कोई भी अगर रिकवरी एजेंसी वाला या रिकवरी के लिए बैंक से कोई भी आदमी आता है तो उसको आप ये चीज़ें बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जिस समय टाइम होगा मैं आपको खुद ही मिल जाऊंगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ बोलती है इस थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को आरबीआई, ये बोलती है कि आप मिलने से पहले ये जब आप मिलने जाएंगे किसी बोरोवर से जब आप विजिट करने जाएंगे तो आप पहले उसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट करेंगे, ऑन कॉल करेंगे, या आप उसको मेल पे बताएंगे कि भाई हमारे पास आपका रिकवरी का केस आया हुआ है, या जो भी है सारी डिटेल उसको देंगे। उसमें बकायदा जो भी रिकवरी का जो भी एजेंट है उसकी भी डिटेल दी जाएगी, बकायदा रिकवरी एजेंट की भी डिटेल दी जाएगी, उसका नंबर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है ना। ये सारी डिटेल जो है जो बोरोवर है उसको पहले में ही दी जाती है। लेकिन अधिकतर अमूमन क्या देखा जाता है कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं ना, या रिकवरी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी, वो इन सारी चीज़ों को मानती ही नहीं है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि पता है कि अगर इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे ना तो जाहिर सी बात है कि जो कंज्यूमर है, जो बोरोवर है, उसका पलड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि क्या जो हमारे राइट इतने ज़्यादा हैं कि हमारे से ये बदतमीजी कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और हमारे को ये भी पता रहेगा फिर कि बदतमीजी नहीं कर सकते तो हम ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। अगर हम इन पे हैवी हो गए तो ये हमसे वसूली तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो हम बोल देंगे जाओ लीगल कर लो। अब कई केसेस में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे मान लीजिए 5,000 का केस है, 10,000 का लोन लिया है, 50,000 का लिया है, ठीक है ना, 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है ना, 1 लाख का लोन लिया है। तो ऐसे छोटे छोटे लोन्स के लिए आप ये चीज़ देखेंगे कि आप लोगों के पास मैसेजेस आते हैं, ठीक है ना, मैसेजेस आते हैं, या फिर आपके पास कॉल्स आते हैं कई तरह के, उसमें आपको धमकाया जाता है, या फिर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दिया जाता है व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, कि आपके यहाँ पुलिस आने वाली है, ठीक है, पुलिस आने वाली है, या रिकवरी एजेंसी के लोग जो है वो 30 मिनट में आपके यहाँ पहुँचने वाले हैं, उससे पहले आप पेमेंट कर दीजिए, ऐसा वगैरह ये सारी बातें बोलते हैं। जबकि हकीकत क्या है कि वो लोग अगर इस तरीके की बातें नहीं करेंगे ना, हालांकि ये सारी बातें अनएथिकल है, मैंने 1000 बार अपने वीडियोज़ में बताया कि जो पुलिस है ना, पुलिस वो रिकवरी के किसी भी मामले में डायरेक्ट दखल नहीं दे सकती, किसी भी बोरोवर को डायरेक्ट इंक्वायरी करने के लिए नहीं बुला सकती, ना किसी तरीके से दखल दे सकती है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से दखल नहीं दे सकती। वो क्या करेगी कि पुलिस की एंट्री कब होती है ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है। पुलिस की एंट्री तब होती है जब मामला जो है कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट से आपको सम्मन वगैरह आ रहे हैं, आप उसको रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है ना, अवेलेबल वारंट आया, आपने वो नहीं रिसीव किया, आप गायब हैं, फिर नॉन अवेलेबल आया, तो उस केसेस में है ना पुलिस की एंट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पुलिस का जो मेन काम होता है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, और कोर्ट के ऑर्डर फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, वो आपको पकड़ के बाकायदा कोर्ट में ले जाएंगे, ताकि आप वहाँ पे पेश हो, आपकी हाजिरी लगे, और फिर केस को आगे बढ़ाया जा सके रिकवरी के लिए। उसके अलावा किसी केस में जो है पुलिस की कोई भी एंट्री नहीं होती, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है मेन बात वो ये लोग रिकवरी एजेंसी वाले या ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट जो है वो यही बात बोलते हैं कि पुलिस आएगी, मैसेज कर देते हैं, पुलिस आ जाएगी, कोर्ट में मामला चला गया है, 30,000 से बोल रहे हैं, पुलिस बोल रहे हैं, सच्चो बोल रहे हैं, एसपी बोल रहे हैं, बहुत सारी ये फेक कॉल्स करते हैं, ठीक है ना, और कंज्यूमर को जो है वो डराते हैं, फेक कॉल्स एंड मैसेजेस करते हैं, ठीक है ना। ये एनबीएफसीज की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो फेक लोन एप्लीकेशन से इनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन लोगों के हाल तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, उसको हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ऐसे करके परेशान करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उनको पता है कि अगर हम सीधे तरीके से, ये आरबीआई के जो रूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो आरबीआई के गाइडलाइन है, पूरे प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, उसको अगर ये फॉलो करते हैं ना, जो रिकवरी एजेंट हो गए या रिकवरी एजेंसी, तो रिकवरी का जो प्रोसेस है पूरा,
उसको पूरा करना बहुत ही ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, मतलब रिकवरी करवाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, शरीफ बन के किसी से पैसे निकलते हैं क्या? कभी आपके पैसे कहीं फंस गए हों, ठीक है, तो आप कभी शरीफ बन के पैसे निकाल सकते हो क्या? कभी नहीं निकाल सकते। तो शरीफ बन वाला जो इनका वो है तरीका है, वो तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, मुश्किल हो जाएगा, तो आपसे रिकवरी नहीं होगी। इसीलिए जो ये रिकवरी एजेंट्स होते हैं, ये लोग आपको ऑड टाइमों पे मिलते हैं। ठीक है, लगातार कॉल्स आती हैं आपके पास एजेंसी से, मैसेजेस आते हैं उल्टे पुल्टे। ठीक है, फेक पुलिस बन के ये लोग फेक कॉल करते हैं कि हम 30,000 से बोल रहे हैं, या फिर इस थाने से बोल रहे हैं, उस थाने से बोल रहे हैं, ये कॉल आती है। फर्जी मैसेज आते हैं कि नोटिस निकल गया, ये हो गया, आपको पकड़ने के लिए आ रही है, पुलिस आ रही है, ऐसा वैसा फर्जी नोटिस आते हैं आपको कि आपको पुलिस पकड़ने आ रही है आधे घंटे में, ऐसा वैसा सारा ये मैसेज आता है। तो नोटिस वगैरह की बातें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये लोग ऐसा करते हैं। हालांकि ये चीज़ों से इनके देखा गया है कि रिकवरी होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। तो होते हैं क्योंकि आजकल हर बॉरोवर जो है अवेयर हो चुका है, मैक्सिमम लोग तो अवेयर हो चुके हैं। फिर भी सुनने में आता है आजकल की कुछ लोगों ने जैसे है लोन के प्रेशर में, लोन ना देने के प्रेशर में जो है आत्महत्या कर ली है। ये बहुत दुखदाई है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी तरीके से ऐसे रिकवरी के किसी भी प्रोसेस को सही नहीं कहा जा सकता। और इसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, आप एक्शन लेते हैं सही, तो ये सारा प्रोसेस जो है, जो भी है, ये सारा का सारा बंद हो सकता है बहुत ही आराम से। ठीक है ना, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग जानना चाहते होंगे, वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने अपना टॉपिक रखा है उसी पे बात करें, ये लोग पीछा कब छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ना, ये लोग आपका तब तक पीछा करेंगे ना, मतलब आप समझिए आपने एनपीए किया, आपका लोन एनपीए में गया या आपका डिफॉल्ट में गया, तो मैंने बताया जैसा कि बैंक्स जो होते हैं वो 2-3 महीने तक तो बैंक्स के ही रिप्रेजेंटेटिव आते रहेंगे। ठीक है ना, 2-3 महीने तक। और जो एनबीएफसीज के होते हैं वो तो फर्स्ट ईएमआई के बाद ही आना शुरू हो जाएंगे, 1-2 के बाद ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग आके प्रेशर करते हैं कि ईएमआई दे दो, नहीं तो लीगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फालतू की बातें करते हैं। कोशिश करते हैं कि मिनिमम जो अमाउंट है कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे लेते रहें। क्यों? क्योंकि अगर आपसे अमाउंट नहीं वसूलेंगे और दिखाएंगे नहीं खातों में कि आपसे पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, जितने ज़्यादा इनके एनपीए के केसेस बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा जो है बैंक और एनबीएफसी का जो है जो परफॉर्मेंस रेट बोलते हैं, या आप बोल दो कि इनका जो रेटिंग होती है, जैसे आपका सिबिल डाउन होता है तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होती है ना, वैसे बैंक और एनबीएफसी का जो है इनका भी एक तरह का स्कोर होता है, वो डाउन होता चला जाएगा। एनपीए लेवल बढ़ेगा तो जो इनका जो बाकी इनका अपना स्कोर होता है वो डाउन होगा तो आरबीआई जो है, आरबीआई से ये लोग भी फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, वो मिलना ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और लक्ष्मी विलास बैंक जो था उसके साथ ऐसा ही हुआ था ना, उसका एनपी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो वो बंद हो गया। ठीक है ना, वो रिकवर ही नहीं कर पाई अपना पैसा। तो इस चीज़ों के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बैंक हमेशा चाहता जो है वो ये चाहता है कि जो एनपी लेवल है ना वो ना के बराबर हो। ठीक है ना, और कम से कम रहे, परसेंटेज होता है इसका, वो कम से कम रहे। ठीक है, बैंक यही चाहता है। तो क्या होता है कि ये लोग आपको ऐसी बातें बोल के कोशिश करते हैं कि पैसा निकल जाए, और आपके पास रिकवरी एजेंट्स भेजेंगे और सब चीज़ें करके कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ पैसा निकल जाए। लेकिन अगर आपकी स्थिति जो है, जो अपनी हालात हैं, कंडीशन जो है अपनी बोरोवर की पेमेंट देने की बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना है, उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आरबीआई के जो सारे रूल्स पता है ना, आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं रिकवरी के, वो आपको पता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये किसी भी तरीके से ना तो पुलिस लेके आ सकते हैं, ना आपको ये परेशान कर सकते हैं, आपको मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। टाइम पीरियड जो सुबह 7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक का है, इस टाइम पीरियड के दौरान ही आपके पास आ सकते हैं रिकवरी के लिए, फ़ोन कर सकते हैं या आएंगे भी। तो रिकवरी क्या है, रिकवरी वर्ड ऐसा जोड़ दिया कि लोगों को लगता है पता नहीं लूटने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी मतलब आपसे आएंगे, केवल सवाल जवाब करेंगे कि आप पैसे क्यों नहीं दे पा रहे। अगर आप नहीं दे सकते तो वो चुपचाप अपनी जो है डेली की रिपोर्ट में अपडेट कर देंगे कि ये पैसा जो है
वो नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आगे फर्दर प्रोसीजर में वो डाल देते हैं लीगल में। लीगल में जाने के बाद जो है कुछ नहीं होता, आपको वकील का नोटिस आएगा, फिर धीरे धीरे अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो कोर्ट में केस पड़ेगा। कोर्ट में केस पड़ेगा तो जो है आपका जो है वहाँ जाके आपको, देखो बैंक का जो पैसा होता है ना, वो अब बैंक का जो पैसा है, एनबीएफसी का जो भी पैसा है और बैंक का जो पैसा है वो आपको वापस करना ही पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक जो है पैसा बड़े मतलब बहुत ज़्यादा पक्के होके, बैंक से ज़्यादा हम लीगली नहीं स्ट्रांग हो सकते, बैंक से हम कमज़ोर ही रहते हैं लीगली, क्योंकि वो पैसा देने वाला है, ठीक है ना। तो उसका पैसा हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा। और अगर हम उसको रिटर्न नहीं करते और कोर्ट में केस चला जाता है, आप नहीं दे सकते, तो आपको जो है सिविल इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, वो जेल होती है, वो आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास इन बिटवीन जो है पैसा हो जाता है, ठीक है ना, आप मान लीजिए हर किसी की हालत हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं, चलिए आज किसी वजह से काम आपका खराब हो गया, या जैसे कोरोना के टाइम में लोगों का बहुतों का काम खराब हो गया था, मान लीजिए आज आपका काम फिर भी खराब है, तो आपको लगता है कि आज पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन कल को आपका काम ठीक हो गया, सब कुछ बेटर हो गया, ठीक है ना, और आपका केस चला गया कोर्ट में, ठीक है, बैंक ले गया आपको कोर्ट में, क्योंकि लीगल प्रोसीजर वगैरह ये वो सब कुछ जो है, ये सब कुछ भी नहीं, यहाँ आखिर आके कोर्ट पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो कोर्ट में आपका केस चला गया, कोर्ट में जाके लास्ट स्टेज पे भी आपसे सुलह के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना, सुलह के लिए पूछा जाता है कि भाई आप सुलह करना चाहते हो, आप सेटलमेंट करना चाहते हो, तो आपसे ये चीज़ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। अगर आप कंडीशन ठीक है तो आप मिनिमम अमाउंट में जो भी आपका लोन है उसमें आप सेटल करा सकते हो, ठीक है ना। तो कोई जेल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ये अपने मन से डाउट निकाल दो। और इस स्टेज तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपका पूरा टाइम होता है कि आप अपने लोन को, अगर लोन है उसके लिए आप साइड बाय साइड पैसे इकट्ठा करते हैं, सेटलमेंट कराने का फोकस रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसके पैसे पूरे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पेनल्टी जो ऊपर की लगाते हैं ना प्रिंसिपल अमाउंट पे, वो तो माफ हो जाता है, लेकिन जो मेन अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर पेनल्टी चाहे 12 लाख लगा दी, वो 12 लाख तो माफ हो जाएगा, लेकिन 10 लाख तो मांगेगा बैंक आपसे। तो 10 लाख ना देने के एवज में अगर मान लीजिए आपकी सेटलमेंट 50% यानी 5 लाख पे भी होती है, तो आपके पास लास्ट डेट पे कोर्ट में जब आप जाते हैं तो उस दिन तक आपके पास 5 लाख रुपए जुड़े होने चाहिए। मान लीजिए कि आप वन शॉट में नहीं दे सकते, तो इसकी 2 EMI, 3 EMI, 4 EMI या 5 EMI तक बना के, 5 या 6 तक मैक्सिमम बना के आपको ये इंस्टॉलमेंट भी देने का ऑर्डर कोर्ट कर सकती है, अगर आप देने की इच्छुक। अगर नहीं करते तो कोर्ट फाइनली जो है आपको जेल कर देगी, ठीक है ना। वो सजा देनी होती है, अगर पैसे ही नहीं दोगे तो कुछ तो होगा ही ना। ऐसा भी नहीं है कि पैसे मर जाएंगे बैंक के, क्योंकि सारा पक्के में है, ठीक है ना। अब रही बात कि चलो मान ली, ये तो बहुत आगे का मैंने बताया, मान लीजिए ये रिकवरी एजेंट है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो आप सिंपल वर्ड्स में इसको बोल दीजिए कि भाई ऐसा है, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम लीगल प्रोसीजर शुरू करो, ठीक है। लीगल प्रोसीजर शुरू करने के लिए आप बोल सकते हैं। अमूमन ये जितने भी रिकवरी एजेंट होते हैं या थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी वाले होते हैं ना, थर्ड पार्टी वाले, ये लोग ना इस प्रोसीजर से बचते हैं। क्यों? इनको पता है ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है ना, और इसमें चला गया तो इनका जो कमीशन है ना, कमीशन वो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने लीगल पे बोल दिया। लीगल में तो पूरी टीम ही अलग होती है, ठीक है ना, टीम भी पूरी अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, तो इनका कमीशन मर जाएगा। तो इसीलिए ये लोग आप पे मेंटली प्रेशर बनाते हैं बहुत ज़्यादा कि पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो। बट जब पेमेंट नहीं है तो आप इनको सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि आप लीगल प्रोसीजर शुरू कीजिए। कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी इस चीज़ के लिए दबाव नहीं बना सकती कि आप उसको लीगल के लिए बोल रहे हो, वो बोल रहा है मुझे पैसा चाहिए, कभी नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पुलिस का नंबर होता है, 102, जैसे हरियाणा वगैरह में और कई जगह यूपी वगैरह में 102 चल रहा है, कई जगहों पे 100 नंबर चलता है ऐसे। तो ये नंबरों पे आप कॉल करके बाकायदा उनको अरेस्ट करा सकते हो घर से ही, क्योंकि इस तरह की फोर्सफुली रिकवरी तो कहीं भी अलाउड नहीं है, ना आरबीआई कहता है। इससे क्या होगा, वो जो रिकवरी एजेंसी है थर्ड पार्टी, उसका लाइसेंस तक कैंसिल हो जाएगा अगर आप लोग सही तरीके से इसको एक्शन लेंगे और कंप्लेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो इसीलिए कोई भी आपको नहीं कर सकता ऐसे फोर्स कि आप पैसे दो ही दो। आप अगर उसे लीगल कहते हो तो आप ट्रस्ट कीजिए कि आपको बहुत लंबा समय मिल जाएगा, टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपके पास पूरा टाइम रहेगा कि आप जो है बैंक का पैसा जो है आराम से किस्तों में लौटा दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको सिंपल वर्ड्स में बोलना है कि भाई लीगल कर लो।
अगर वो लोग बात नहीं मानते, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप कुछ ना कीजिए, एक वकील पकड़ के एक नोटिस बकायदा जो है उस बैंक को या उस NBFC को बकायदा उसके हेड ऑफिस में और उसका जो आपका लोकल ऑफिस है वहाँ पे, इन सब में एक कॉपी भिजवा दीजिए। और उसको वो लीगल जो नोटिस होता है उसमें तमाम तरह की लैंग्वेज लिखी रहती है कि भाई हमारे से आप ये फोर्सफुल और मैन पावर वाली जो है, वो वाली जो है घूस वाली जो भी वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वकील, वो वाली आपने जो है रिकवरी नहीं करनी, आप जो है लीगल तरीके से ही रिकवरी करने के लिए हैं। ठीक है, तो रिकवरी इसके लिए आप ये नोटिस भी भिजवा सकते हैं। जब आप ये भिजवाएंगे ना तो आपके पास जो है, जब आप ऐसा नोटिस भिजवा देते हैं तो बैंक जो है इमीडिएट आपके पास जो कॉल्स आती हैं वहाँ से आपका नंबर हटा देगा। ठीक है, आपके पास जो एजेंट आते हैं घर में वहाँ से आपका नंबर जो है वो भी हटा दिया जाएगा। ये दोनों प्रोसेस पूरी तरह से स्टॉप कर दिए जाएंगे और लीगल में चला जाएगा। तो लीगल में मैंने आपको बताया कि आपका टाइम ड्यूरेशन खूब मिल जाएगा, आप पैसे इकट्ठा कीजिए और बैंक का पैसा भाई लौटा दीजिए, चाहे सेटलमेंट के थ्रू। सेटलमेंट में आपका सिबिल स्कोर जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो चलो कोई नहीं। अगर आप देखिए कंडीशन नहीं थी तभी आप इस चीज़ पे आ गए कि आपको सेटल कराना पड़ गया, तो अगला लोन आप कहाँ से ले पाएंगे। तो मेरे मायने में अगर आप आगे लोन नहीं ले सकते तो लोनों को सेटल ही करा दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लोन सेटल कराइए और इन चीज़ों से पीछा छूट जाएगा आपका। सारे ये टेंशनों से है तो टेंशन ही, रिकवरी एजेंट्स का आना, फ़ोन आना, ये सारा, तो इन चीज़ों से आपकी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको सीधे लफ्ज़ों में लीगल बोल सकते हैं करने, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप उस नंबर पे कॉल करके बाकायदा मेरी बात करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो मेरी वीडियो थी कि रिकवरी एजेंट जो है आपका पीछा किस लेवल पे जाके छोड़ सकते हैं या उनसे कैसे आप पीछा छुड़वा सकते हैं, वो मैंने पूरी वीडियो जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। बाकी फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जो है वो अपनी राय जो है वो लिखिएगा, कुछ मैंने छोड़ दिया तो वो भी बताइएगा। बाकी ऐसे ही मैं अब से रोज़ रेगुलर एक वीडियो अपलोड करूँगा और ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी, आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। ठीक है ना, बाकी लाइव आने का मेरा जो टाइम है वो संडे को और वेडनेसडे को रात 8 बजे तो है ही है। जैसे जैसे चैनल की ग्रोथ होगी मैं कोशिश करूँगा डेली लाइव आऊँ। ठीक है ना, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।